अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है, तो हमने कल पढ़ा इसमें इंडियन रेलवेज। तो आज हम उसी का थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवेज का इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज जो है, इट्स हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर्स। एक तो है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। जैसे कि मैं कहूँगी फिजियोग्राफिक में, जैसे हम कहेंगे जो प्लेन्स होते हैं, तो हमें पता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेवल लैंड है और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो प्लेन्स हैं इंडिया के, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज़ हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं रेलवेज़, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं इन प्लेन्स। तो प्लेन्स में आसान हो जाता है रेलवे लाइन बिछाना। इसके बरअक्स अगर हम देखेंगे माउंटेन्स, खास करके हिमालयाज, तो यहाँ पे रफ टेरेन, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी और बहुत ज़्यादा रिलीफ होने की वजह से रेलवे, जैसे हमने देखा कल कि जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ J&K में हमने देखा कि इट्स ये रोड डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा 10 किलोमीटर्स, तो वो हुआ रोड का हाल। तो अगर जो रेलवेज़ हैं वो उससे ज़्यादा ख़राब हालत है, तभी हमें यहाँ पे यूटी ऑफ J&K में मतलब ज़्यादा रेलवे, सिर्फ एक ही रेलवे लाइन आई है अभी तक यहाँ। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है रेलवे लाइन बिछाना इन माउंटेनियस एरियाज़, इन हिली एरियाज़। इसी तरह हम डेजर्ट्स की बात करते हैं राजस्थान में जैसे, तो वहाँ भी सैंडी एरियाज़ में ये रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम इज़ द केस विथ द स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, दलदली ज़मीन वहाँ भी मुश्किल हो जाती है। या हम कहते हैं फॉरेस्टेड एरियाज़, जो भी फॉरेस्टेड एरियाज़, घने जंगल होते हैं, फॉरेस्टेड एरियाज़ खास करके MP के, इसी तरह छत्तीसगढ़ के, तो बहुत सारी जगह एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है रेलवे लाइन बिछाना। तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली होता है। तो इस वजह से हमें देखने को मिलते हैं जो प्लेन एरियाज़ हैं, तो आसान हो जाता है रेलवे लाइन बिछाना। हालांकि बहुत सारे जो रिवर्स वहाँ से फ्लो करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस और वाइड बेड्स, जो उनके बेड बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, तो उन पे ब्रिजेस भी बनाने होते हैं रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, तो वो भी कॉस्टली हो जाता है। मगर ओवरऑल हम देखते हैं प्लेन्स में हमें अच्छे खासे रेलवेज़ देखने को मिलती हैं। इसी तरह इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमें मतलब हम कहेंगे जो सिटीज़ वगैरह हैं, उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है रेलवेज़, चाहे वो लोकल ट्रेन्स हो या दूसरी जो ट्रेन्स होती हैं, फ्राइट ट्रेन्स या पैसेंजर ट्रेन्स। तो इकोनॉमी के हिसाब से हमें मतलब सिटीज़ वगैरह में ज़्यादा ट्रेन्स देखने को मिलती हैं। जो सिटीज़ ज़्यादा ग्रो करती हो, जैसे दिल्ली, मुंबई है, तो उन सिटीज़ में ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ले जाना होता है, मतलब मार्केट के लिए ले जाना होता है गुड्स वगैरह। तो यहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, तो उन जगहों पे भी रेलवेज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है और ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे दिल्ली वगैरह इट्स नेशनल कैपिटल होने की वजह से, तो वहाँ पे कोई भी सिटी जो है, कैपिटल जो होती है स्टेट की, तो वहाँ पे हमें रेलवेज़ का मतलब ज़्यादा रुझान मिलता है एज़ कम्पेयर टू विलेज एरियाज़ या एज़ कम्पेयर टू अदर
एरियाज जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस कम होती है। तो ये हुआ रेलवेज़ का। तो मगर इसमें हमें रेलवेज़ में अब डिसएडवांटेजेस भी हैं अपनी, जैसे हमें रोड्स में पड़ा, रोड्स की कितनी प्रॉब्लम्स सहनी पड़ती है रोडवेज में। इसी तरह रेलवेज़ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मतलब चोरियाँ वगैरह होती हैं, थेफ्ट्स वगैरह होती हैं रेलवे में। ये अभी तक कम नहीं हुआ है। यहाँ बहुत सारे पैसेंजर्स विदाउट टिकट्स, तो उस वजह से नुकसान हो जाता है रेलवे डिपार्टमेंट को। या कभी कभार चेन्स लोग खींच लेते हैं, चेन जिससे ट्रेन रुकती है, तो हर एक डिब्बे में होती है वो चेन। तो इसी तरह मतलब कोई ऐसे ही खींच लेता है, तो जिसकी वजह से जो ट्रेन का शेड्यूल टाइम है वो मतलब मुतासिर होता है। तो रेलवेज़ का जो ट्रेन का अपना शेड्यूल टाइम होता है, किसी स्टेशन पर पहुंचना होता है उसे किसी खास टाइम पर, तो वो मतलब दैट गेट्स डिस्टर्ब। तो ये वजह है, ये इन चीज़ों से जो रेलवेज़ है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं रेलवेज़ में। इसके बाद है पाइपलाइंस जो कंसेप्ट है इंडिया में जो पाइपलाइन का कंसेप्ट है, इट्स क्वाइट रिसेंट, यहाँ पे अभी नया ही है। तो पहले ये जो पाइपलाइंस थे इंडिया में, पाइपलाइंस पहले first these were used only to supply water to cities या मतलब किसी जगह पे, तो पाइपलाइन से सप्लाई वाटर किया जाता था। मगर आज क्या है, आज हम जो भी हमें ऑयल रिफाइनरीज वगैरह होते हैं, वहाँ से हम चाहे गैस हो या लिक्विड हो, इवन सॉलिड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, सॉलिड मटेरियल उसको इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, थोड़ा मतलब वो मोल्टन सूरत में हम थ्रू पाइपलाइंस स्लरी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ये जो पाइपलाइंस हैं, इनकी एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यानी हम गैसेस या पेट्रोल जो भी कुछ हो, तो या सॉलिड मटेरियल भी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर जो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके बाद ये हमें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता है, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मगर अभी जो है इंडिया की जो ये पाइपलाइंस है, अभी ये रिसेंट है, अभी ये उतना डेवलप नहीं हुआ है। अभी यहाँ तक अभी इंडिया में 3 ही पाइपलाइंस बिछाए गए हैं, 3 पाइपलाइंस बिछाए गए हैं इंडिया में। तो एक आता है असम ऑयल रिफाइनरी से, तो यूपी में आ रहा है, तो इसकी अलग अलग से ब्रांच हैं। बाकी जगह असम से यूपी तक बहुत सारी अलग से ब्रांच इसकी निकलती हैं। दूसरा है गुजरात से आती है दूसरी पाइपलाइन, तो ये पंजाब जाती है, जलंधर पंजाब में। तो ये जो है गुजरात तो पंजाब ये भैया दिल्ली जाती है, तो दिल्ली वगैरह में भी मतलब इसके भी काफ़ी सारे ब्रांच हैं। इसी तरह जो तीसरा है, इट्स गुजरात टू यूपी पाइपलाइन जा रही है, गुजरात टू यूपी। तीनों के अलग अलग मतलब छोटे छोटे ब्रांचेस भी हैं बहुत सारी जगहों पे। मतलब इन पाइप से हम मतलब यही नेचुरल गैस या पेट्रोलियम, ये ऑयल रिफाइनरीज जैसे हमें पता है आसाम से, गुजरात से, तो यहाँ से हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ये इन पाइप लाइन्स का कहीं तो हम या तो ऑयल रिफाइनरीज तक इसको पहुँचाते हैं, कहीं हम मतलब थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुँचाते हैं, कहीं हम मतलब फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज तक पहुँचाते हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम थ्रू दिस पाइपलाइन्स ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचाते हैं।
تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. شکریہ.